ट्रांसमिशन, किसी h हाइट के एंटीना से कितने दूर तक हम देख सकते हैं कि ट्रांसमिट किया गया सिग्नल। तो h हाइट का एंटीना जो जाएगा वहां से वेव, वो टेंजेंट जहां अर्थ का बन रहा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, वो एंटीना के जड़ से d डिस्टेंस हुआ मान लो, जहां अर्थ का टेंजेंट बना है वेव। अब ये क्योंकि लाइट वेव या ईएम वेव स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, फिर हमने वहां दो ट्रायंगल देखे, दोनों ट्रायंगल के जो एल का वैल्यू है एल स्क्वायर देखा, एक से छोटे वाले ट्रायंगल से आया डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बड़े वाले ट्रायंगल से आया आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इनसे फिर हमने राइट साइड इक्वेट कर दिया। राइट साइड इक्वेट करते ही मेरे पास जो डाटा आ रहा है उस डाटा को देख रहे हैं, यहाँ से ये एच स्क्वायर भी गया तो डी का वैल्यू आ गया अंडर रूट ट्वाइस आर एच। तो ध्यान रखिएगा, अंडर रूट ट्वाइस आर एच, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, एच क्या है हाइट। यदि कोई पूछे एरिया बताओ, कितने एरिया को ये सिग्नल भेज रहा होगा, तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया टू गेट ट्रांसमिशन पाई डी स्क्वायर हो गया, पाई ट्वाइस आर एच। तो एरिया के लिए ऐसे सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप ये ऐसे देख सकते हैं, डी डी लेफ्ट साइड डी, राइट साइड डी, सर्कुलर डी, डी रेडियस वाला, तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर मीन्स पाई ट्वाइस आर एच। ये ट्रांसमिशन रेंज हो गया, रेंज ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ एक बार कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जिसमें कह देता है कि अर्थ के सरफेस पे दो यदि हो एंटीना, तब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो उसको देखने के लिए आप ये काम करते हैं, ये डी और ये डी ऐड करके कह देते हैं, ये D1 और ये D2, कि यदि आप देख रहे होते हैं कि दो एंटीना है, तो दो एंटीना होने पर हम लोग जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये H1 ये H2, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए D1 प्लस D2 मिनिमम, तो वो कम्युनिकेट यदि कर पाए, और उसके लिए ट्वाइस H, एक ट्रांसमीटर हुआ और दूसरा यदि रिसीवर है। डी डिस्टेंस है कि आप यदि कहीं एंटीना रखोगे ना, तो एंटीना के बेस से कितनी दूरी तक अर्थ पे वो ट्रांसमिशन पहुंचेगा, वो डी डिस्टेंस है। तो बेस से डी डिस्टेंस पूरब में जाएगा तो डी डिस्टेंस पश्चिम में भी, उत्तर और दक्षिण में भी, मतलब सर्कुलर एक एरिया पाई डी स्क्वायर। और यदि दो एंटीना आप देख रहे हो तो ट्वाइस H1R प्लस ट्वाइस H2R। एक यदि ट्रांसमीटर एंटीना हो और एक रिसीवर एंटीना हो, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ट्वाइस H1R प्लस ट्वाइस H2R करके आप उसे ले सकते हैं। यदि बहुत एक्यूरेट आपको एरिया चाहिए तो फिर कैलकुलस में जाना पड़ेगा, जिस तरह से आप एक छोटा सेक्शन लेकर के आर डी थीटा वाला 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा लेकर इंटीग्रेट करके देखा करते थे, उस आइडिया को यूज करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर में एक मिलता है, इधर नहीं ईएमएफ में दिखता है। तो रेंज ऑफ ट्रांसमिशन के लिए आप डी देख रहे हैं अंडर रूट ट्वाइस आर एच, इन्हें ध्यान रखिए। ईएम वेव क्वेश्चन नंबर 1, ईएम वेव क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ चेक करिए क्या कह रहा है आपसे, कि एक जो हमने देखे, ये पहला क्वेश्चन चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों से बनता है ईएम वेव। अब इसमें कह रहा है कि ये है लीनियरली पोलराइज्ड ट्रांसवर्स वेव जो कि जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। यदि जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं भी हो, तो वो या तो एक्स में होगा या वाई में होगा, या एक्स वाई के बीच में भी हो, तो हो सकता है, कोई शपथ तो थोड़े ना लिया है कि केवल एक्स और वाई पे ही होगा। सुनो, जेड एक्सिस के लॉन्ग वेव जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो सकता है, या तो एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग या एक्स वाई प्लेन में कहीं भी। एक्स वाई प्लेन में कहीं भी होगा तभी तो एक्स और वाई कंपोनेंट की चर्चा की गई है, चेक करो। यदि एक्स और वाई में कहीं भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मोमेंट पे, जो उसके कंपोनेंट है वो बताया गया 3 और 4, तो 3 और 4 कंपोनेंट बताने से क्या तुम्हें दिख गया इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक्स जेड एक्सिस से ये एक्स एक्सिस से ये 53 डिग्री बना रहा होगा, 3 4,
हाँ सर 53। तो चेक कर लो, ये डायग्राम देख लो कि यदि आप बात करते हो, ध्यान से देखना, यदि आप बात करते हो कि ये जेड की तरफ जा रहा था, ये एक्स ये वाई, ध्यान से देखिएगा, तो वाई जेड प्लेन में देखिए, तो वाई जेड प्लेन में ये इधर 3 है और इधर 4 है, एक्स वाई प्लेन में, यहां पर तो कितना हो जाएगा फिर 53 डिग्री। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस समय हमें 3 और 4 दिख रहा था, उससे हमें डायरेक्शन पता चल गया, और ये टाइम के साथ इसका वैल्यू या तो बढ़ेगा, टाइम के साथ इसका वैल्यू या तो बढ़ेगा, या टाइम के साथ इसका वैल्यू कम होगा। तो किसी मोमेंट पे इसका वैल्यू इसके किसी दूसरे टाइम पे ये कंपोनेंट दिया गया है, ध्यान से देखना, एक्स कंपोनेंट दिया गया है 2 यूनिट, एक्स कंपोनेंट किसी दूसरे टाइम पे दिया गया है 2 यूनिट, ध्यान से देखना, ये एक्स ये वाई ये जेड, इधर जा रही है वेव, और ये 2 यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 यूनिट, और एक्स कंपोनेंट है 2 यूनिट, और ये है 53 डिग्री। तो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा एट टी, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, याद करो, 1053 कितना हो जाता, ई वाई बाई ई एक्स, 1053 हो जाता ई वाई बाई 2, 1053 होता कितना है 4/3, तो ई वाई कितना हो जाएगा 8/3, ई वाई कितना हो जाएगा 8/3। तो कहानी को ध्यान से देख लो, किसी टाइम पर ये दिया गया था कितना, ई रहा होगा 5 यूनिट, ये ई रहा होगा किसी टाइम पर 5 यूनिट, कितना था 5 यूनिट, फाइव यूनिट, और इस 5 यूनिट के आपने क्या कर दिए, 5 यूनिट के कंपोनेंट बना दिए, टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े कौन कौन से हो गए, तो 3 और 4, और बाद में यही तो घटेगा बढ़ेगा ईएम वेव में, इसका डायरेक्शन हमें बदलने का कोई सेंस है नहीं, ये तो लीनियरली पोलराइज्ड कह रहा है, तो इसका एक फिक्स डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अब हम बात कर रहे हैं उनके उस मोमेंट पर एक्स कंपोनेंट के 2 होने पर वाई क्या होगा। तो आपने एंगल तो 53 ही है एक्स एक्सिस से, तो फिर से 1053 का वैल्यू लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैं हटाऊं इसे या अभी लिख रहे हैं, सर हटा दो, क्लियर किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, which of the following radiation has least wavelength, ध्यान से देखिएगा, ईएम वेव का ये डायग्राम चंदा मामा बना के याद रखिए कि यहाँ पर ये विबजियोर लाइट जो कहते हैं ना, विबजियोर, इस तरफ इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव, और इधर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रे, और फिर गामा रे, इधर इधर हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी, और स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर लेम्डा, और इधर जाने पे क्या होगा, इधर जाने पे आप देखेंगे इससे इधर जब आएंगे लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी और हायर वेवलेंथ, हायर लेम्डा। तो ये चित्र ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ कुछ बातें और बता दूं, आपको यदि चोट वोट लगता है तो आप क्या करते हो, कपड़े गर्म करके उसे सेकते हो, तो मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज आता है। विजिबल लाइट तो दुनिया देखने में काम आ ही रही है, अल्ट्रावायलेट रेस प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है, और अल्ट्रावायलेट रेस इन्फेक्शन फ्री करने का भी काम करता है। सोचो मेडिकल मतलब किसी ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको आपको बैक्टीरिया फ्री करना है, तो विम बार से मजवाओगे, विम बार से मजवा के लगेगा कि हाँ यार बैक्टीरिया फ्री हो गया ना, उनको फिर आप अल्ट्रावायलेट रे से ट्रीट करोगे, जिससे कि वो जो भी जर्म्स वम्स हो वो खत्म हो जाए। ये नहीं कि विम बार से मजवा लिया अब नए सिरे से पेट को चीर देता हूँ नए कैंची से, तो ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करने वाले होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यदि इन्फेक्शन से फ्री करना है तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। एक्सरे हाथ तुड़वाने पे बस उसकी अहमियत पता चल ही जाता है। आप हड्डियों के फोटोग्राफ लेने पहुंचते हो, कितना अच्छा हड्डी दिख रहा है, टूटा कहाँ, तो वो एक्सरे उसमें काम आ जाता है। गामा रे अभी रेडियो एक्टिविटी में देखता हूँ न्यूक्लियस से निकलता है, एक्सरे से भी
ज्यादा एनर्जी आती है। एक्स रे तो के सेल एल सेल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से भी निकलता है, लेकिन गामा रे कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से आता है। और उधर माइक्रोवेव, अरे गर्म हो खाना खाने का मन करे और आजकल के जमाने में कोई खाना बनाने को तैयार नहीं रहता है दोबारा, तो क्या करोगे? ठंडे खाने को गर्म करो, माइक्रोवेव में डाल के, बड़ा अच्छा यूज है। अगला बच्चा रेडियो वेव, वो तो कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। देखते हो तो वो जो रेलवे पे गार्ड होते हैं और वो जो उनका ड्राइवर होता है, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा? पता चला लंबी रेल, वो बताने आएगा तब तक तो मतलब आधे घंटे लेट हो जाएगी ट्रेन, तो फोन पे कम्युनिकेट करेगा। तो अब तो आजकल मोबाइल का जमाना हो गया, लेकिन पहले एक खास फ्रीक्वेंसी उन लोगों को देते थे, तो रेडियो वेव वाला वॉकी टॉकी लेके घूमते रहते थे इधर उधर, वो सारे के सारे। तो ये रेडियो वेव हो गया। तो इनके थोड़े से यूज का ध्यान कर लो, ये चंदा मामा बनाने का तरीका देख लो, 10-20 बार बना लो। इनके वेवलेंथ के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जो मुझे करीब करीब याद है। तो ये 1 एंगस्ट्रम यहाँ देखना, 1 एंगस्ट्रम देखना। यहाँ एक काम कर देते हैं, 100 एंगस्ट्रम ले लेते हैं। उसके आगे 4000 एंगस्ट्रम, फिर 8000 एंगस्ट्रम, और आगे चलते हैं वो 1 mm हो जाता होगा और 100 m हो जाता होगा, ऐसा ही कुछ है लखा। तो आप लगभग लेमडा देख रहे हैं सबके, और यदि लेमडा देख रहे हैं तो v इक्वल्स टू एफ लेमडा यूज करके f निकाल सकते हैं। v के बदले c इक्वल्स टू एफ लेमडा यूज कर लीजिएगा। c क्या है? 3 × 10⁸ सोनार नेविगेशन में वेव्स तो यूज होंगी, एम वेव भी होगा, रेडियो वेव यूज होती है। अच्छा बता रहे हो, 9th वाला मुझे एनसीईआरटी रिवाइज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी 9th में है, लेकिन इस बार क्या हुआ, 9th के बच्चों को जब मैं रिवीजन करने के लिए सोच रहा था कि मैं अपना रिवीजन करूंगा, तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप टेंशन ना लो, इस बार वो हटा दिया है सिलेबस से। मैंने कहा ठीक है यार, छोड़ो, फिर कौन रिवीजन करे। उसमें मेरे टेंशन में और एक था, वहाँ फिजिक्स में कान का डायग्राम था। हाँ, तो वो तो छोटे छोटे हड्डियों के नाम भी थे। मैंने सोचा यार ये तो फॉर्मूला किसी तरह याद रहता है, इसमें तो याद ही करना पड़ेगा। मैंने घर में 6 बार 7 बार डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करके आया, आज क्लास में तो बना ही दूंगा। बच्चे कहते हैं कि सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये सिलेबस में नहीं है। मुझे कहा यार ये मुझे क्यों नहीं पहले पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा है? अभी अपने सिलेबस में है, मेंस में आएगा, परसों भी आएगा। ये 15 तारीख वाला जो होगा। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने क्या दे रहा है? एल और सी की चर्चा कर रहा है। एल सी देखते ही क्या एल सी ऑसिलेशन याद आ गया, और ये ओमेगा आ गया, तो आपको एफ पता चल जाएगा, ओमेगा/2 और सी इक्वल्स टू एफ लेमडा से लेमडा पता चल जाएगा आपको। और यदि यही लेमडा पूछ रहा था, काम खत्म। उसके आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेव किधर जा रहा है वो भी ध्यान से देख लो। वेव किधर जा रहा है? वेव जो जा रहा है के कैप, के जेड माइनस ओमेगा टी, जेड एक्सिस की तरफ। वही एक्स वाई इक्वल्स टू एस एन ओमेगा टी माइनस के एक्स रहता है, तो वहाँ तो वो नहीं, बीच दोनों के बीच में यदि माइनस साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कोई पहले हो कोई बाद में हो, और दोनों के एक जैसे साइन हो, या तो दोनों ओमेगा टी के एक्स दोनों माइनस हो, या ओमेगा टी के एक्स दोनों प्लस हो, तब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये किधर जा रहा है? के कैप में। तो आपको पता था एक रिलेशन, याद करो, आपको एक पता था रिलेशन, E इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। ये वैल्यू के लिए आपने ये याद किया हुआ था। तो 4 ऑप्शन है ना आपके पास, उनसे देख करके सोच करके देख लो। ये क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है E1 I कैप प्लस E2 J कैप। ये के कैप जो बगल में मैंने लगाया है वो हटा दो, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊं। के कैप तो तब होता ना जब मैं कॉन्फिडेंट होता कि ये के एक्सिस के लोग ऑसिलेट कर रहा है, या एक्सिस तो अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया ही है डायग्राम, डायरेक्शन आई और जे वाले प्लेन में बीच में कहीं पर है। ये एक्स वाई प्लेन में जेड के डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक, ये लाइट किधर जा रही है? जेड एक्सिस पे। जो के लिखेंगे वो किसके साथ लिखेंगे? तो लाइट का जो आप वैल्यू लिखने वाले हो ना, वो होगा सी के। किधर जा रहा है लाइट? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने में लगे हुए हैं, और क्रॉस
ये सी के बदले सी के कैप आएगा। तो चेक कर लो बी क्रॉस सी, चार ये जो ए वाला ऑप्शन है उसमें जो बी है, ये जो बी है इसके साथ यदि सी के से क्रॉस करेंगे, क्या ये ई वाला आ जाएगा? और याद करते हैं एक पॉइंट और, यदि ये पसंद नहीं आ रहा हो तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि जो पहला चित्र हमने बनाया था, यहाँ y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, यहाँ z एक्सिस था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इधर मैग्नेटिक फील्ड था और इधर वेव जा रही थी। और यहाँ देखो हम लोगों ने दो वेव ऐसे बना लिए थे। यहाँ तो एक रिलेशन आता था E इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, एक रिलेशन ये था, और एक मैंने ये कहा था ई कैप, ध्यान से देखना, ई कैप प्लस बी कैप ये हो जाता था सी कैप। लेकिन अभी इस वाले पे मत जाओ, यही वाला सोच के देखो, यदि मुझे ई चाहिए तो बी क्रॉस सी से ई मिल जाएगा, बी क्रॉस सी से ई मिल जाएगा। तो अब हम चार ऑप्शन जो है ना उन्हीं में जाके ढूंढें, उन्हीं में जा करके ढूंढें। हाँ तो चेक कर लो, यदि उनके साथ में सी के करते हैं ये ऑप्शन आपका दिख जाएगा। और हाँ हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, यदि तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखा रहता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये किधर जा रहा होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो किधर जा रहा होता है? तो e इक्वल्स टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, ये किधर जा रहा होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या कहते हो? के कैप। तो स्पीड का लिए कौन सा वेक्टर देखेंगे? सी के कैप, ठीक है। तो ऐसे वहां से ढूंढ के लाओ। ये अभी रिसेंट ईयर्स में एक दो बार पूछा है, पिछले साल भी शायद था डायरेक्शन का कुछ लफड़ा वाला, और इस साल भी शायद कहीं दिखा है किसी पेपर में, जिसमें कि ये डायरेक्शन से ही रिलेटेड था पंगा कि हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करो यहाँ इस क्वेश्चन में वापस जाके, द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज। प्लेन पोलराइज क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? एक फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये या एक फिक्स प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है हमें, तो ये प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज्ड कहेंगे। हमने जो स्टैंडर्ड डायग्राम बनाया है वो पोलराइज्ड लाइट का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिक्स्ड है प्लेन जिसमें वो ऑसिलेट कर रहा है। कौन सा प्लेन था? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट के जाने का होता है लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उनका वाला प्लेन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वाई एक्स वाला प्लेन, उसी प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता था। ऐसा जब होता था तो उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते थे। और यदि प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड का फिक्स है तो बी का भी फिक्स हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कोई प्लेन होगा। क्योंकि ह्यूमन आई ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा नहीं सेंसिटिव ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसीलिए लाइट की चर्चा जब भी की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देके करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का उसी तरह के फेज में होता है और वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो हम लोगों को ये पता है। तो ज्यादातर चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में की जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सपोज यू आर लुकिंग इनटू वन एंड ऑफ ए सॉलिड सिलिंड्रिकल ट्यूब, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो कि वेरी कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कहीं पर स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से क्या वहां करंट कोई बनता देखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेरिएबल है, तो करंट जो बनेगा उस करंट का क्या नाम रखते थे? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे लिखते थे? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते थे। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता था, यदि करंट दिखने लगा कि यहाँ पर करंट भी है, यदि यहाँ करंट दिखने लगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, तो इस तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट करंट देख लिया। तो करंट यदि ऐसे आपको दिख रहा है तो करंट देखने पर आपको मैग्नेटिक लाइन दिखेगा या नहीं दिखेगा? मैग्नेटिक लाइन कैसे दिखता है? तो मैग्नेटिक लाइन करंट करेंगे वायर के कारण कैसा होता है? सर्कुलर। तो सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस बन सकते हैं यहाँ पर। कैसे बनेगा मैग्नेटिक लाइन? तो मैग्नेटिक लाइन यहाँ बन सकता है सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन यहाँ बनता दिखेगा अपने को। करंट की डायरेक्शन, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू बढ़ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घट रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो करंट होगा वो करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन बनता है, तो मैग्नेटिक लाइन कैसा बनाता है? सर्किल।
तो मैग्नेटिक लाइन कैसा बनेगा? सर्किल। तो ये 6th में देखिए सर्किल बन रहा है मैग्नेटिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चेक करिए 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और बी एक रीजन में है। तो ध्यान से सुनिए, ई और बी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो वहां ईएम वेव हो सकता है, होगा ही हम नहीं कहेंगे। जब हम कहते हैं पोलराइज्ड, तो पोलराइज्ड लाइट जब होता है तो वो पहला डायग्राम जो आपने देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और लाइट के ट्रांसमिशन का डायरेक्शन था, वो है पोलराइज्ड, जिसमें ई और बी कितना डिग्री बना रहा है? 90। लेकिन यदि हम कहते हैं कोई लाइट किसी नॉर्मल किसी बल्ब से निकल के आ रही है तो वो पोलराइज नहीं होता। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक्स के अलोंग आप ऑसिलेट करता देखते हो, वो एक्स और वाई के बीच में भी ऑसिलेट करता होगा, वाई एक्सिस पे भी ऑसिलेट करता होगा, जेड पे भी ऑसिलेट करता होगा। केवल ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक जो लाइट जा रही है जिस डायरेक्शन के, उसके परपेंडिकुलर हो। तो अब आपने क्या देखा कि ये यदि पोलराइज्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कई ऑसिलेशन साथ साथ मौजूद होंगे, कई अलग अलग डायरेक्शन में, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो वो जरूरी फिर नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां कई वेव एक साथ मौजूद है। ठीक, कई मिक्स, मतलब यू कह सकते हो कि वो पोलराइज्ड लाइट नहीं है, कोई और गर्म बल्ब से जब निकल के आएगी लाइट या सन से जो रेज आ रही है लाइट, वो अनपोलराइज्ड लाइट जनरली। तो ऐसे केसेस में ई और बी में 90 डिग्री से कम का भी एंगल दिख जाता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं मे बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मे बी पासिंग थ्रू द रीजन। यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब हो सकता है वहां लाइट रे हो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है यू आर वॉकिंग डाउन लॉन्ग हॉलवे। यार ये वाला आइडिया अभी उतना अच्छा मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ब्रिस्टर्स लॉ के बारे में यदि मैं बात करूं तो ब्रिस्टर्स लॉ अभी चर्चा कर दिया क्या? 5 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लो। 9 वाला वैसे ही बनेगा, याद करो कौन सा फॉर्मूला लिखा था। ये वेव किधर जा रहा है पुलकेत? क्वेश्चन नंबर 9 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तो प्लस के, तो ये सी के इसका डायरेक्शन हुआ। तो ई बराबर क्या होना चाहिए? बी क्रॉस सी के। तो बी के साथ देखो किसके साथ क्रॉस करने पर ये आ जा सकता है। और एक पॉइंट और देखना, जब हम बात करते थे ना अपना वेव जो स्टैंडर्ड वाला डायग्राम याद करके देखो, यहाँ याद करके देखो तो ये यदि इधर था ई, इधर था बी और इधर गया था सी, ये एक्स ये वाई ये जेड, तो याद करो क्या ऐसा नहीं होता था ई क्रॉस ई कैप क्रॉस बी कैप ये हो जाता था सी कैप, ई कैप क्रॉस बी कैप हो जाता था सी कैप। चेक करके देखो डायरेक्शन के बेसिस पे ये दिख रहा है या नहीं, डायरेक्शन के बेसिस पे ये दिख रहा है या नहीं। यदि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ चाहिए तो ई बराबर क्या हो जाना चाहिए? बी क्रॉस सी। यदि केवल डायरेक्शन के साथ चाहिए तो ये भी चलेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे करना चाहो तो ये देख लो ई बराबर बी क्रॉस सी, उससे चेक कर लो सी कौन सा था, सी के जो जस्टिफाई कर दे वो हमारा आंसर है। और केवल डायरेक्शन चाहिए, केवल डायरेक्शन चाहिए यूनिट वेक्टर, तो वो आप चेक कर लेना, हमें तो डायरेक्शन से निकल चार ऑप्शन में एक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अरे यार इसका भी तो वही रिलेशन था, E इक्वल्स टू बी सी, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी, या बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी, यही तो था। अरे ई बी सी था ना यार, ई बी सी, उसी से देख लो ना। तो ये ई नॉट बाई बी नॉट हो गया था सी, तो यहाँ से निकल के चला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, या बी नॉट सी कर दो, ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट सी कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चला आया। क्वेश्चन नंबर 11th में ये कह रहा है कि टावर का हाइट बढ़ा देंगे तो ये ट्रांसमिशन रेंज में क्या अंतर पड़ेगा? रेंज याद करिए, टावर का हाइट का ट्रांसमिशन रेंज से क्या रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया है? हाँ, तो रेंज जो था वो रेंज देख रहे थे कितने दूर तक आएगा? अंडर रूट ट्वाइस आर एच। यहाँ पर यदि ये रेंज के लिए हम लोगों ने डी लिखा था तो डी ही लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए, ये डी। चलो अब मुझे बताओ, डिफ्रेंशिएट कर दें।
तो डेल्टा डी बाई डी किसके बराबर लिखोगे? 1/2 डेल्टा एच बाई एच, बाकी को भगा दो। कितना परसेंट चेंज किया है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ध्यान रखना। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर वो पूरा फॉर्मूला से जाओ, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इससे काम चलेगा। 2% 4% के लिए तो ये वैलिड हो जाएगा, 20% 30% में धोखा भी दे सकता है। लगभग में चेक करके देख लेते हैं। अब यहाँ चेक कर लो कितना परसेंट कहा गया है, हाई इसमें चेंज 21, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5% के आसपास। 10.5% के आसपास कोई दिख रहा है? चेक करके देखो, 10% दिख रहा है, वो आंसर है। लेकिन वो 11 भी दिया हुआ है, नहीं चलेगा। फिर आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा कि h का हाइट बदल गया। h का हाइट कितना बढ़ गया? h डैश हो जाएगा h प्लस 21% ऑफ h प्लस 0.21 h। तो चेक कर लो, ये सॉल्यूशन यहाँ देख लो। यहाँ पर पहले ये डिलीट करो, ये हटाओ, क्योंकि बहुत नजदीक में दे दिया गया है आंसर। तो यहाँ चेक करिए, पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है h, नया वाला h डैश, h से 21% ज्यादा। फिर हमने क्या देखा? परसेंटेज चेंज के लिए पहले यहाँ d डैश बाई डी निकाल लिया, फिर 1 दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर लो तो b डैश माइनस डी बाई डी हो जाएगा। 1 सब्सट्रैक्ट करके 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। आ जाएगा, तब आ जाएगा ये एग्जैक्ट में 10%। क्या कैलकुलेशन में एक बार और समझाऊं पुलकित, अनुज? ठीक, तो हम लोगों ने ये देखे हाइट का चेंज, क्योंकि बहुत नजदीक था ना, इसलिए ये रास्ता चुनना पड़ा, बहुत नजदीक था। तो एच डैश हमने h से 21% बढ़ा लिया, फिर नया वाला d निकाल लिया। क्वेश्चन ले आओ। 1.21 का रूट 1.1 ही होता है। हाँ, 1.21 का स्क्वायर रूट करोगे ना, 1.1 हो जाएगा। 11 11 है 121, याद करो ना, तो 1.21 का 1.1 आ गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू फिर दिखने लगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिर वही पुराना वाला कहानी कुछ निकल के आ रहा है। ये किस एक्सिस की तरफ जा रहा होगा अनुज? वेव देखना ना, 12th नंबर में किस तरफ जा रहा है ये? हाँ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो सी आई कैप हो जाएगा। और ई का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6k कैप, ध्यान देना। और बी के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ना बी, हाँ, ई इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। वेट कर लो, तो यहाँ पर ई का वैल्यू होना चाहिए बी क्रॉस सी। अच्छा देखो तो ई का वैल्यू है के कैप, किसके साथ आएगा? ये माइनस जे क्रॉस आई यदि करोगे, माइनस जे क्रॉस आई यदि करोगे तो आएगा के, वरना नहीं आएगा। तो माइनस जे का मतलब हो गया भाई, और नहीं तो यहाँ पर ये आइडिया भी एक काम कर जाता है, ई क्रॉस बी हो जाता है सी। अरे छोड़ो, ये दो दो याद रखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, एक ही याद रखो, उनका यूज कर लो। ठीक है, मैं फिर से बताऊं क्या कहा था हमने? ई जो होगा कैसे मिलेगा? बी क्रॉस सी से मिलेगा। बी कितना, ई कितना लिखा था? ई लिखा था 6k कैप, और बी कितना लिखा है वो ढूंढ रहा हूं, और सी कितना लिखा है? सी आई कैप। 4 ऑप्शन में देख लो कौन से वाले से, तो बी के बदले केवल आई जे के में जो है वो रख दो, तो माइनस वाई की तरफ मतलब माइनस जे, तो माइनस जे क्रॉस आई हो जाता है के, हम जानते हैं इसे। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहां देखना, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13th वाला बन जाएगा। क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव मस्ट बी इन द रेंज। अरे यार देखो यार, हाँ, द लॉन्ग रेंज रेडियो ट्रांसमिशन इज पॉसिबल व्हेन द रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फीयर लेस देन 30। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। इनमें वो एनर्जी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, कर ही लोगे छोटे से बड़े की तरफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखना, ये रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ। अरे यार, ऑर्डर में ले जाना है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके। रोटेशन पीरियड तुम्हें कुछ याद है कितने दिन में रोटेट करता है? रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन अपने एक्सिस के अबाउट, हाँ, तो वो सब करते चलो, निकलता चला आएगा। रोटेशन के लिए टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ, सेकंड में खुद कन्वर्ट कर लेना। 24 आवर है, दूसरे वाले में है 365 दिन डेज। कितना आसान है,
पीरियड ऑफ लाइट वेव। अब लाइट जैसे ही कहेगा ना, लाइट हो जाता है 4000 से 8000 के बीच। चलो मैंने बीच का ले लिया 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, c बाई लेमडा। c होता है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा हो गया 6000 इंटू 10⁻10 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये 3 है तो 7 होगा 15। ध्यान से देखना 10⁻−15 ये f आ गया और 1/f क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻−15। तो देखो -15 वाला ऑर्डर में चला आया है ना। तो ये आपको बस बेवकूफ बना रहा है, ऐसे कैलकुलेशन चेक कर रहा है आता है कि नहीं आता है आपको। और लगभग में अब 14 आ जाए कि 15 आ जाए कि 16 आ जाए, आप 15 वाला चुन लेंगे लगभग में वो ऑर्डर। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ बोलते कितने रेंज में हो, किस में बोल रहे हो, साउंड के लिए। तो साउंड के लिए हम जानते हैं जो सुनते हैं वही तो बोलते होंगे हैं। तो एक काम करो ना, 1000 ले लेता हूँ, क्यों, कैलकुलेशन मुझे करना है इसलिए। ये 1000 हर्ट्ज और v इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एफ लेमडा। ओहो, v भी तो मुझे ही लेना है 300, तो ये हो गया f। 1000 क्यों लो, फिर तो 1000 के बदले 3000 लूंगा और अच्छा रहेगा 3000। और ये लेमडा आया, तो यहाँ से लेमडा का है का, अच्छा फ्रीक्वेंसी ही पता है यार, फ्रीक्वेंसी पता है तो फिर टेन पंगा की क्या, 1/f। तो ये 1/1000 ये 10⁻−3। देखो यार वो भी आलसी था जिसने आंसर दिया है वो भी 1000 लेके सोच रहा है, हम लोग भी लगभग वही सोचेंगे 1000 के आसपास, जो कैलकुलेशन में आसानी हो। तो क्या अरेंजमेंट कर लोगे, अरे शुरू का 2 भी दिख जाएगा तो अरेंजमेंट हो जाएगा यार, तीसरा दिख जाए, हाँ पहले से अंदाजा लग जाए तो भी काम चल जाएगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा। आइडिया समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन पे भी IIT नंबर देता है, खास बात ये है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगला देखो क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला याद किया है, लेड का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। अब कह रहा है लाइट इमिटिंग डायोड में, जहां डायोड से जो लाइट आ रही है, वो जो आप उस प्लग व्लग में लगा देखते हो, वो चार्जर में लगा देखते हो कि ऑन करते हैं तो उसमें लाल जलता दिखता है, तो वो है लेड। ये जो जलता दिख रहा है वो है लेड, बहुत कम। और आजकल तो लेड बल्ब आ रहा है 250 रुपये 200 रुपये में LED, वो वाला बल्ब। तो इसकी क्या है, पावर कंजम्पशन कम है, लाइफ ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर लाइट आती कैसे होगी, तो एटम में कैसे होता था, के सेल से एल सेल से के सेल में आता था, या एम सेल से के सेल में एल सेल में आता था। वो बामर सीरीज में हाइड्रोजन में मुझे विजिबल लाइट दिखता है, तो एनर्जी का डिफरेंस होता होगा, कवर करता होगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा एनर्जी गैप होना चाहिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जिससे कि हमें लेड से लाइट दिखे। आपको पता ही नहीं है लेड क्या है, आपको पता ही नहीं है एनर्जी बैंड क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना कि लाइट क्या है। लाइट से काम चल गया कि कितने का एनर्जी गैप होगा। तो लाइट के लिए आपके पास क्या याद है आपको, कि लाइट कहते ही लेमडा आ जाता है 4000 एंगस्ट्रम से कितना तक, 8000 एंगस्ट्रम तक। अब यदि मैं इससे देखूं, जो एनर्जी गैप चाहिए होगा वो कितना हो जाएगा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4000। याद करो याद करो याद करो, ये हमने यूज किया हुआ है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या ये लेमडा जब सबसे ज्यादा सबसे कम है तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, और लेमडा जब सबसे ज्यादा है तो उसका भी हाफ कर दो, 12400 को 8000 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चेक कर लो ऑप्शन की क्या होना चाहिएगा रेंज, 16th क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या होना चाहिएगा रेंज, तो 1.713 उसके बीच में हो तो काम कर जाएगा। तो क्या सोचने का रास्ता दिख गया ना। मुझे नहीं पता बैलेंस बैंड क्या होता है, कभी पढ़ूंगा तो ठीक, नहीं तो इतना तो पता ही है कि एनर्जी विजिबल लाइट का क्या होना चाहिए। तो विजिबल लाइट का किस रेंज में होगा, 1.7 से या 1.5 से 3 के बीच। तो 1.7 से 3 के बीच का है तो लेड बड़ा अच्छा काम करेगा, लाइट देगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया गया है, एक लैंप के बारे में पावर आवर दे दिया गया है और फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 5 मीटर डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये राम, एम्पलीट्यूड मुझे थोड़ा पता है। देखो यहाँ एक बल्ब जलाया, रोशनी आई, यहाँ ऐसे हमने देखे
और यहाँ पर आ गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे लिखते थे? पावर बाई, हाँ, 4πr²। और इंटेंसिटी कैसे लिखते थे? इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल, ये तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है, और इंटेंसिटी पता हो तो एनर्जी डेंसिटी कैसे लिखेंगे? एनर्जी डेंसिटी। और यदि एनर्जी डेंसिटी हम लिखने में सक्षम हो तो ये हम लिख सकते हैं किसके बराबर? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर। अब एनर्जी डेंसिटी सोचना है इंटेंसिटी से रिलेट करके। तो देखिए उसके लिए मैं लॉजिक क्या डेवलप कर रहा हूं। यहां पर इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहां पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होता है उसको हम कह देते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एक काम करते हैं, किसी और चित्र में इसे सोचते हैं। यहां पर मैंने सोचा कि लाइट रे की ऐसे एक इंटेंसिटी आई, यहां पर ये एरिया ए, और ये डेल्टा एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं। डेल्टा टी में जो ये आगे बढ़ा होगा सी डेल्टा टी, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा इसमें जो टी टाइम में एनर्जी आ गई होगी वो क्या होगा? आई एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो आ रहा था इंटू ए पावर हो गया इंटू डेल्टा टी, इतना एनर्जी इसमें आ गया होगा। और वॉल्यूम से कैसे डिवाइड करूं? वॉल्यूम हो जाता होगा ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये किसके बराबर कर दूंगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के। ये डेल्टा टी चला गया और ये चला गया, तो आई बाई सी किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। आई बाई सी किसके बराबर है? इंटेंसिटी बाई सी किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ रहा है। डायमेंशनली भी चेक करके देख सकते हैं। आई बाई सी हो गया इंटेंसिटी। अभी आज से आगे के लिए या तो याद रखो या जो मैंने डेराइव किया वैसे डेराइव कर लो। आपको ई नॉट पूछ रहा है, बल्ब से पावर दे दिया गया है, पावर गिवन है, और ये बल्ब है, इसके आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, और इंटेंसिटी को सी से डिवाइड कर देंगे। इंटेंसिटी को क्या करेंगे? सी से डिवाइड कर देंगे। अरे फिर से बनाना पड़ेगा। ये बल्ब है, पावर दिया गया आर पे, इंटेंसिटी हमने देख लिया पावर बाय 4πr², और आप लिखेंगे आई बाई सी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी, और ये किसके बराबर कर देंगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के। सर आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर क्यों करोगे? क्योंकि ये तो टोटल इंटेंसिटी है, केवल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इंटेंसिटी लिखते तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिखते, लेकिन ये तो टोटल इंटेंसिटी हमने निकाली है। तो टोटल इंटेंसिटी की जो एनर्जी की डेंसिटी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट निकल आएगा तो बी नॉट भी बता सकते हैं। यदि कोई यहाँ बी नॉट पूछते तो बी नॉट लिख देंगे ई नॉट बाई सी, उससे बी नॉट भी आ जाएगा। तो बल्ब से आर डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो निकल के चला आया। कोई कंफ्यूजन? क्या एनर्जी डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला डिराइव करना फिर से बताऊं एक बार? आई बाई सी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी को सी से डिवाइड कर दिया, और एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इससे ई नॉट निकल के चला आएगा। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फिर से इसमें वही कहानी, जो कुछ एक दो आपके याद हो उनसे आप बाकी को रिलेट कर लो, इससे ज्यादा मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यहाँ चेक करो, डबलेट ऑफ सोडियम, वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर। अरे यार ये अरेंजमेंट थोड़ा सा बिखरा हुआ दिख रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 का। वो से नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। ये आइडिया शानदार है। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया गया है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, जा किधर रहा है? जेड एक्सिस की तरफ। एम्पलीट्यूड दे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, यार इससे आसान क्या हो सकता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कर दो, काम खत्म करो। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का तो यही होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो वेवलेंथ है कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से जनरेट होगा वो याद करना है। तो ये देख लीजिएगा, मैं बोलूं
यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देख लो। ए पहला है 700 नैनोमीटर से मतलब 7000 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर। 7000 एंगस्ट्रॉम किधर चला गया? 8000 से कम है। नहीं, ये 1 मिलीमीटर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, अल्ट्रावायलेट की तरफ जा रहा है। ये 7000 नैनोमीटर ये चला जाएगा माइक्रोवेव रेडियो वेव की तरफ। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल का थोड़ा सा पार्ट इंफ्रारेड और चला गया है माइक्रो की तरफ। तो इनमें चेक कर लो कौन सा है ये जो इंफ्रारेड किससे जनरेट हो सकता है और माइक्रोवेव तो वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। किसी लोहे के टुकड़े को गर्म कर दो तो वो लाल दिखने लगेगा, और जब लाल नहीं दिख रहा तब भी गर्म से रेडिएशन आ रहा है, वहां कौन सा रेडिएशन है? इंफ्रारेड। उन सबके वेवलेंथ क्या होंगे? 8000 और उससे ज्यादा की तरफ 8000 एंगस्ट्रॉम, 12000 एंगस्ट्रॉम, वो 1 mm की तरफ जाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, तो पहला हमने देखा 7000 नैनोमीटर से 1 mm, इसमें मेनली वो इंफ्रारेड वहां आ गया और वो माइक्रोवेव आ गया, तो वो जाएगा किससे? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। 1 nm से 400 nm, ये 1 nm मतलब का हो गया 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 एंगस्ट्रॉम उधर था विजिबल वाले का, उधर वाला सिरा अल्ट्रावायलेट के नजदीक वाला। तो अल्ट्रावायलेट की रेंज में ये होगा। तो अल्ट्रावायलेट किससे जनरेट करते हैं? तो बी वाले का ऑप्शन देखना, इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल। तो ये एक अरे एक्सरे देख, उसमें देख लो ना एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में विजिबल कहाँ था? हाइड्रोजन बामर सीरीज में, और बामर सीरीज से ऊपर क्या होता था? लेमन सीरीज, ज्यादा एनर्जी वाला, और लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट वाला था। लेमन सीरीज कहाँ था? अल्ट्रावायलेट वाला था। तो ये 1 nm टू 4000 nm किधर चला जा सकता है? अल्ट्रावायलेट वाले रेंज में जा सकता है, मतलब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इधर उधर हो रहा है। उसी तरह रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस में चला जाएगा वो गामा रेस, तो उनका जो वेवलेंथ होगा और जो है बहुत कम, 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम। तो 1 एंगस्ट्रॉम से कम वाला, हाँ 10 to the -3 nm से, और वो रेडियो एक्टिविटी तो सी वाला आ गया थर्ड में, और डी वाला 1 mm to 0.1 mm मैग्नेट्रॉन वाल्व। अब जो जानते हैं वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं मैग्नेटो वार्ड, ये अपने वैसे ही नाम के साथ, बाकी यदि 3 आप मैच कर लेते हो तो चौथा वैसे ही, कोई मैच द कॉलम में परेशानी नहीं रहेगी। select correct statement from the following. Electromagnetic wave carry both energy and momentum as propagates through space. Energy momentum सब लेके जा रहा है। क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हो? चलो अब यहाँ तक यदि आ गए तो इसके और 1-2 क्वेश्चन होंगे तो मैं फाइल डाल दूंगा, आप उन्हें चेक कर लेना। मुझे लगता है कि ये सब अब बन जाएगा। जैसे आपको ई का फॉर्मूला देते ही आपको या तो डायरेक्शन पूछता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, या मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, ये सब काम आप कर ही लेंगे। वो फ्रीक्वेंसी एनर्जी दे के पूछे कि कहाँ पर किस रेंज में है, वो रेंज में देखना सीख जाओ। I/C ये चलो छोड़ो, यहाँ पर 10 मिनट में एक पॉइंट और समझ के जाओ। नहीं 10 मिनट वो प्लीज।